ओके हेलो, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो किसके बारे में है? इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखो। जब मैं बात करता हूँ वायर के बारे में कि एक मेरे पास मान लो एक वायर है और उसके लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो याद होगा तुम लोग को, मैंने एक कंसेप्ट तुम्हें बताया था कि अभी तक तो हम पॉइंट चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। बट क्या हो अगर मेरे पास पूरी की पूरी एक वायर हो जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है। तो ऐसे केस में मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, वो क्या थी? लेमडा। लेमडा का क्या मतलब होता है? टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। याद है तो अच्छी बात, नहीं याद तो अभी याद आ जाएगा, कोई दिक्कत मत लो, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वैसा ही कुछ करने वाले हैं कि हमारे पास क्या है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक है। यहाँ देखो, ये मेरे पास जो वायर है ये इनफाइनाइटली बिग है। अब मुझे इसके वजह से क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कहाँ पे निकालनी है? आर डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक। अगर मुझे ये करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या मेथड होगा? सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें एक गॉसियन सरफेस को मान लेना है, ठीक है। अब यहां तुम चाहो तो गॉसियन सरफेस ना एक कोन मान सकते हो, चाहो तो मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते हो। चाहो तो एक स्फीयर को भी मान सकते हो, चाहो तो क्यूब मान सकते हो, जो तुम्हारा मन करे मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये सब गॉसियन सरफेस लोगे तो इसको सॉल्व करना काफी टफ हो जाएगा। इसीलिए बेस्ट केस सिनेरियो होता है कि तुम चाहो नहीं, मतलब बेस्ट केस सिनेरियो ये रहेगा कि तुम अगर एक क्या लो, सिलेंडर को तुम्हारा गॉसियन सरफेस लेके चलो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही एक पॉसिबिलिटी है, नहीं। गॉसियन सरफेस तो तुम जो चाहो वो बना सकते हो, बट अगर सिलेंडर लेके चलोगे तो तुम्हारी कैलकुलेशंस सबसे ज्यादा आसान होंगी। क्यों? सिलेंडर में टोटल कितनी सरफेसेस होती हैं तुम्हें सबसे अच्छे से मालूम है। सरफेस, एक टॉप वाली सरफेस, ठीक है, एक बॉटम वाली सरफेस और एक कर्व्ड सरफेस, ठीक है, एक जो कर्व वाली सरफेस होती है। अब तीनों सरफेसेस के लिए सबसे पहले एरिया वेक्टर देखते हैं। तो जो टॉप वाला सरफेस होगा उसका एरिया वेक्टर किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा। जो बॉटम वाला सरफेस होगा उसका एरिया वेक्टर किधर होगा? नीचे की तरफ होगा, ठीक है। और ये वाला जो सरफेस होगा इसके लिए एरिया वेक्टर किधर होगा? राइट की तरफ होगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो यही वाली बात है परपेंडिकुलर, मतलब हमेशा बाहर की तरफ होगा। और पॉजिटिव अगर चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ निकल रही होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर वाले केस में यहां होगा, नीचे बीच वाले केस में भी यहीं होगा, और सबसे नीचे वाले केस में भी यहीं होगा। अब तुम साफ साफ देख सकते हो कि अगर तुम्हें टोटल फ्लक्स निकालना है, ठीक है, तो वो होता क्या है? ई डॉट डी एस। डी एस क्या है? सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, जहां पे तुम्हारे पास कितने सरफेस है? एक सरफेस, दो सरफेस और तीन सरफेस है, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये आएगी कि जब तुम दूसरे सरफेस की बात करोगे और थर्ड सरफेस की बात करोगे तो नोटिस करोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। तो जब एंगल 90 डिग्री होगा तो ये वाला जो फ्लक्स होगा और ये वाला जो फ्लक्स होगा, इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ठीक है। किस वजह से जीरो हो जाएगी? क्योंकि cos 90 जीरो, cos 90 जीरो, सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री है, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो इसीलिए जो मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? ई डॉट डी एस। और डीएस मतलब कौन सा डीएस? ये जो कर्व्ड सरफेस है किसका? सिलेंडर का। तो कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, उसका फॉर्मूला तुम्हें मालूम होना चाहिए, वो क्या होता है? 2 पाई आर एच। एल यहाँ पे इसलिए क्योंकि हमने हाइट ऑफ सिलेंडर क्या मानी है? एल मानी है। तुम बचपन में जब करते थे तो सिलेंडर की हाइट h मान के हम फ्लक्स को क्या लिखते थे? 2 पाई आर एच लिखते थे। यहाँ पे वही करेंगे कि एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एल हो जाएगा। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही रही, फ्लक्स तो हमारे पास फ्लक्स ही रहा। तो मेरे पास एक तरीके से ये आ गई पहली इक्वेशन किसकी? फ्लक्स की। अब एक इक्वेशन फ्लक्स की ये आई। फ्लक्स की एक और इक्वेशन के बारे में तुम्हें बहुत अच्छे से मालूम है, और वो कौन सी इक्वेशन है कि सबसे पहले तो तुम देख लो कि ये वाली बात मान लो ना, फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज ही निकाल लेते हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, ये जो पूरी की पूरी वायर है, इस पूरी वायर के ऊपर जो मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो अगर मैं ऐसे लिखूं कि टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइडेड बाय लेंथ किसके बराबर होगा? लेमडा के बराबर होगा, है ना। यानी टोटल चार्ज किसके बराबर होने वाला है यहाँ पे? लेमडा टाइम्स एल के बराबर होगा। तो यही चीज अब मैं यूज करने वाला हूँ। कैसे यूज करूंगा कि Q की वैल्यू कितनी आएगी? लेमडा टाइम्स एल आ जाएगी, ठीक है, कि टोटल चार्ज इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स एल। फाइन। और यहीं पे अगर मैं फाइनली ऐसे करूं कि अगर मैं गॉस थ्योरम देखूं, तो गॉस थ्योरम मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि फ्लक्स क्या होता है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो
वही वाली बात हो गई कि इस Q की वैल्यू को अगर जैसे मैं यहां पुट करूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या कर रहे हैं, अब मैं तुम्हें मेथडोलॉजी समझा देता हूं। हमने एक फ्लक्स का फॉर्मूला यूज किया, डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के प्रोडक्ट को यूज करके हमने एक फ्लक्स की वैल्यू ऐसे निकाल ली, ठीक है। दूसरा हमने क्या कर लिया कि फ्लक्स की एक और वैल्यू क्या, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट से निकाल ली, ठीक है। तो हमने एक वैल्यू ये रही, दूसरी वैल्यू ये रही, और इन दोनों वैल्यूज को अब हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे कि E डॉट 2 पाई RL और लेमडा L बाय एप्सिलॉन नॉट, जहां पे Q की वैल्यू लेमडा L से हम रिप्लेस कर रहे हैं। करते ही तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि हमने बड़ी ही आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली किसकी प्रेजेंस में, अगर मेरे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हो जिसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी हो लेमडा, जो कि है Q बाय L, बस। तो लेमडा A बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। इसको ना एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है चाहो तो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 लेमडा बाय R, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। रीजन लिखने का कोई बहुत बड़ी बात है नहीं इसके पीछे, क्योंकि ये जो वैल्यू होगी मेरे पास, ये मुझे पता है किसके बराबर है, K के बराबर है, जो है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो बस उससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, बाकी ये कोई फॉर्मूला नहीं है, वो बस उसी में 2 उसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और कुछ नहीं। तो ऐसे होती है इसकी सिंपल बेसिक सी डेरिवेशन। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें फटाफट समझा देता हूँ क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, कि मेरे पास एक वही इनफाइनाइट वायर रखी हुई है और इस इनफाइनाइट वायर से मेरे पास 2 सेंटीमीटर की दूरी पे एक नेगेटिव चार्ज है और 2 सेंटीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर की दूरी पे एक प्लस चार्ज है। कहने का मतलब है एक डाइपोल रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और एक डाइपोल रखा हुआ है, और मुझे बताना है कि टोटल नेट फोर्स इस डाइपोल पे कितना लग रहा होगा। अब इमेजिन करके देखो, ये तो मेरे पास पॉजिटिव वायर है, ये मेरे पास नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा राइट की डायरेक्शन में, ठीक है। वही अगर मैं बात करूं किसकी, पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव वाला एक रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा राइट की डायरेक्शन में। तो मैं इसका फोर्स निकालता हूं, इसका फोर्स निकालता हूं, और बेसिकली क्या कर दूंगा, सबट्रैक्ट कर दूंगा, क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं। वही चीज करेंगे। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसी में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 2 लेमडा और डिवाइड किया तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। करने का रीजन तुम्हें समझ में आता ही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद फोर्स निकालना है, तो तुम्हें फॉर्मूला याद होगा, बहुत अच्छी बात है, कि फोर्स क्या होता है मेरे पास, फोर्स को चार्ज से डिवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, यानी फोर्स की वैल्यू निकालूंगा तो चार्ज को मल्टीप्लाई कर दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो बस यही चीज कर रहे हैं हम यहाँ पे, कि सबसे पहले मैं फोर्स लिखता हूँ, इसी को मैं चार्ज से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाय R तो था ही, उसी में मैंने Q से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास फोर्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये भी आ गया, ये भी आ गया आंसर, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं कि मुझे फोर्स तो पता लग गया, बहुत अच्छी बात है। अब मैं देखता हूं नेगेटिव वाला चार्ज, यानी एक एक करके देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज जो है वो यहां से यहां तक कितनी दूरी पे, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को मैं ये भी बोल सकता हूं वो 0.02 मीटर्स के बराबर है, ठीक है। फोर्स कितना होगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि 9 इंटू 10 टू द पावर 9 के बराबर है। फिर यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2, ये रहा 2, फिर Q, चार्ज की वैल्यू क्वेश्चन में तुम्हें दे रखी है 2 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है। तो चार्ज की वैल्यू दे रखी है कितना हुआ, 2 इंटू 10 टू द पावर -8, और फिर मेरे पास क्या आ गया, लेमडा। लेमडा की वैल्यू भी कितनी दे रखी है तुम्हें, 4 इंटू 10 टू द पावर -4। मैं नहीं कह रहा, ऐसा सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, 4 इंटू 10 टू द पावर -4। डिवाइड किया यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस से, जो कि है कितना, 2 सेंटीमीटर, 0.02, ओके। तो मेरे पास सबसे पहली बात है, इसको सॉल्व करके 7.2 न्यूटन का फोर्स आ गया टुवर्ड्स द लाइन ऑफ चार्ज। ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स है, क्योंकि वही अगर मैं बात करूंगा F2 की, यानी पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा होगा, तो वो अवे फ्रॉम द लाइन ऑफ चार्ज, क्योंकि उसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। बाकी सब कुछ तो सेम ही रहने वाला है, K की वैल्यू वहां भी सेम, यहां भी सेम, फिर 2, फिर चार्ज मेरे पास, चार्ज 2 इंटू 10 टू द पावर -8, 2 इंटू 10 टू द पावर -8, बिल्कुल वही रहा, ठीक है। फिर लेमडा की वैल्यू भी दोनों केस में सेम ही रहने वाली है। हाँ, फर्क किस में आएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका जो डिस्टेंस था वो 2 सेंटीमीटर था,
अब यहां से अगर मैं बात करूं पॉजिटिव वाले के लिए तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर, हाँ या ना। सेंटीमीटर होगा 0.02 मीटर, ओके, और मिलीमीटर होगा 0.002 मीटर, ओके। तो इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा, एक तरीके से 0.022 मीटर आ जाएगा, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.2 × 10⁻², है ना। बड़ी चीज नहीं है कोई। कहने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए डिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा है और नेगेटिव चार्ज के लिए डिस्टेंस थोड़ा सा कम है, बस ये भी निकाल लिया। ये किधर लग रहा है, राइट की डायरेक्शन में लग रहा है। बस फाइनली अब होगा क्या कि मैं दोनों फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्योंकि F1 बड़ा फोर्स है, F2 छोटा फोर्स है। ये लग रहा है किधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ, ये लग रहा है किधर की तरफ, राइट की तरफ। सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये एक तरीके से क्या है, नेट फोर्स लग रहा है हमारे डाइपोल के ऊपर। निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो ऐसा सिंपल तरीके का सवाल ही आएगा, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं, बेसिक सवाल है। अब ये एक देखते हैं, एडवांस का सवाल है इस टॉपिक पे। अच्छा क्वेश्चन है, देखो लॉजिकली मैं समझा देता हूँ इस क्वेश्चन में बोला क्या है। सबसे पहले तो कि तुम्हारे पास एक ऐसे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पड़ा हुआ है जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा है, ये तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है। ये रही वो वायर। अब वो क्या है, वो है यहां से √3/2 डिस्टेंस अवे है, √3/2 डिस्टेंस अवे, √3/2 × a, इतना डिस्टेंस अवे है। अब वो साफ साफ ये भी है कि अगर ये y एक्सिस है तो वो y एक्सिस पे मेरी वायर जो है पैरेलल है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि यहां हमने एक रेक्टेंगुलर हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस बना लिया। ऑफ कोर्स बना सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। इस गॉसियन सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स जा रहा है वो कितना जा रहा है, λL/n⁴, ठीक है। इसके थ्रू जो फ्लक्स की वैल्यू है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस ABCD इज एक्चुअली λL/n⁴। अगर ऐसा है तो हम क्या करने वाले हैं, वही वाली बात है, यहां हम एक सिलेंडर बना सकते हैं। हमेशा लॉजिकली सोच के देखो कि मेरे को एक सिलेंडर चाहिए और इस सिलेंडर के लिए यहाँ पे मैं फ्लक्स अगर ऑलरेडी जानता हूं तो उसी का यूज करेंगे। तो अगर इस डायग्राम को यहाँ पे तुम देखो तो ये डायग्राम एक तरीके से टॉप व्यू है, ठीक है। अब इस डायग्राम के टॉप व्यू के लिए यहाँ ऐसे ये वाला हिस्सा, इसका टॉप व्यू ये है, ठीक है। साफ साफ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, √3/2 × a। अच्छा, अगर ऐसा है तो खुद सोचो कि मेरे पास इसकी वैल्यू निकालना, इसकी वैल्यू निकालना, इसकी वैल्यू निकालना आसान होगा कि नहीं होगा। अच्छा देखो कैसे, तुम्हें इस केस में इमेजिन करना पड़ेगा कि तुम्हारा जो ऐसे गॉसियन सरफेस बन रहा है इस जगह पे, वो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि यहाँ पे वो कुछ इस तरीके से होगा कि ये जो पार्ट है, ये जो A वाला हिस्सा है, ये कहीं ना कहीं उसके कॉर्ड पे लाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये रहा मेरा वायर और वायर से इतने डिस्टेंस पे मेरा वो जो शीट पड़ा हुआ है, ये रही वो शीट, और जिसकी थिकनेस मेरे पास क्या है, टोटल A है। आ रही है बात समझ में? तो मैं इमेजिन करूंगा कि मेरा गॉसियन सरफेस कहीं ना कहीं इस तरीके से कुछ बन रहा है। परफेक्ट डायग्राम बनाना तो थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, बट तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा कि वो इस तरीके से है और फिर यहाँ पे ऐसे हम लाइन खींच रहे हैं। अब ये वाली लाइन ऑफ कोर्स √3/2 के बराबर तो है ही ऑफ कोर्स, और ये टोटल डिस्टेंस, ये वाला टोटल डिस्टेंस जो कि ऐसे लाई कर रहा है वो कितना है, a के बराबर है। तो अब ये जो मेरी लाइन ऊपर से आ रही है, ये इसको कितने हिस्सों में डिवाइड कर देगी, a/2 और a/2 2 डिस्टेंसेस में। यही इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि तुम कैसे इस क्वेश्चन को इमेजिन कर रहे हो। अगर तुमने इमेजिन कर लिया, सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, इस फिगर से अगर तुम tan थीटा की वैल्यू निकालो, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल से, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, a/2 डिवाइडेड बाय √3a/2 करेंगे तो होगा क्या, a/2 से a/2 कैंसिल, 1/√3, यानी थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। अब जैसे ही थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, अगर तुम फ्लक्स की वैल्यू लिखोगे तो फ्लक्स क्या होता है, टोटल चार्ज अंदर बाय ε0, और चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा टाइम्स L भी लिख सकता हूँ, हाँ या ना। लैम्डा होता है Q/L, तो Q हो गया क्या, लैम्डा टाइम्स L, ठीक है। अब ये चीज हमने कर दी। इसके बाद फाइनली मैं ये भी बोल सकता हूँ कि फ्लक्स पासिंग थ्रू द 60 डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर सिलेंडर। अच्छा 60 डिग्री क्यों, खुद सोचो। पहली बात तो जो ये वाला फ्लक्स है ना, ये है फ्लक्स पूरे के पूरे सिलेंडर के लिए, ठीक है। अब खुद सोच के देखो, मैं सिर्फ आधे सिलेंडर की बात करूंगा तो इस फ्लक्स का आधा हो जाएगा। अगर मैं 1/4 सिलेंडर की बात करूंगा तो इसका 1/4 हो जाएगा। और वही अगर मैं बात करूं 60 डिग्री की बात करूं
तो एक बात बताओ, टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। और 60 डिग्री क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये वाला एंगल भी 30 है, ये वाला एंगल भी 30 है, और टोटल यहां से यहां तक का एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। तो ये टोटल फ्लक्स का कह सकते हो, अगर टोटल फ्लक्स मेरे पास एक्स वाई जेड कुछ भी है, तो उस फ्लक्स को अगर मैं 1/6 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि टोटल एंगल होता है 360 डिग्री और 60 डिग्री क्या है? उसका 1/6 है। आ रही है बात समझ में? तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि फॉर 60 डिग्री अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा? लैम्डा L/6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ऑटोमेटिकली मेरे पास लैम्डा L/n एप्सिलॉन नॉट, और इसको कंपेयर करके देखोगे तो तुम्हें दिखेगा n की वैल्यू कितनी है? 6 है। आ गई बात समझ में? तो ध्यान देखो, ये क्वेश्चन कोई बहुत मुश्किल था नहीं, अगर तुम्हें इमेजिन करना आ जाए तो। एक बार इमेजिन हो गया तो आ गया। पूरा फ्लक्स मेरे पास कितना आया? Q/ε0। तो सिर्फ और सिर्फ इतने हिस्से पे, यानी 60 डिग्री वाले हिस्से पे क्या होगा? 1/6 हो जाएगा 360 का। क्या मतलब 1/6 हिस्सा हो गया, बस इतना ही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।